तो हेलो बच्चों, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप गति का तीसरा और अंतिम पार्ट। ठीक है, अभी तक हम बच्चों इस टॉपिक में प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रक्षेप पथ के बारे में पढ़ा है, जहां हमने प्रूफ किया था प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने अपने सेकंड पार्ट में वीडियो के पढ़ा था कि जो उड्डयन काल होता है वो क्या होता है और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था। उसके अलावा हमने परास के बारे में जाना था और उसका फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, आज उसी श्रृंखला में हम प्रक्षेप गति के तीसरे पार्ट में आज पहुँचे हैं, जहाँ पर हम बच्चों प्रक्षेप गति से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूलों को, कुछ और सूत्रों को निकालेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। ठीक है, जिसमें मैं आपका मेंटोर, आपका मित्र अरुण कुमार आपको आगे के टॉपिक्स को क्लियर करने में और समझने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, प्रक्षेप्य मोशन में, प्रक्षेप्य गति के दौरान जो प्रक्षेप्य होता है, जो पिंड होता है, वो जब प्रक्षेपित किया जाता है किसी प्रारंभिक वेग u से किसी कोण थीटा पर, क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर, जब कोई पिंड किसी प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है बच्चों, तो वह कितने महत्तम ऊंचाई तक, कितने मैक्सिमम हाइट तक वह पहुंच सकता है, उस मैक्सिमम हाइट का हमको सूत्र निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, परास जो कि हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में, उसके अधिकतम होने की संभावना कब होगी, किस कोण पे परास का मान अधिकतम होगा, अक्सर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हम लोग निकालना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जब हम किसी भी प्रक्षेप्य को किसी कोण थीटा पर प्रक्षेपित करते हैं, तो आपने पढ़ा था वहाँ पे प्रीवियस क्लास में। अगर आपने बच्चों अभी मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको प्रीवियस दोनों लेक्चर्स का लिंक दे दूँगा, आप उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर मैं कुछ पीछे की चीज़ों को आपको याद दिलाऊँ तो आपने देखा था कि अगर हम किसी प्रक्षेप्य को, किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं, ठीक है बच्चों, तो उस प्रक्षेप्य का पाथ कुछ हमें ऐसा मिलता है। और बच्चों हम लोगों ने इस प्रक्षेप्य के प्रारंभिक वेग को जब घटक में तोड़ा था, अगर आपको याद हो बच्चों, तो हमें यहाँ पर 2 घटक मिले थे, एक आपको ऊर्ध्वाधर घटक मिला था और एक आपको क्षैतिज घटक मिला था। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर याद हो तो आप देखना कि क्षैतिज घटक का जो मान था वो u cos थीटा था और जो ऊर्ध्वाधर घटक का मान था बच्चों ये था आपका u sin थीटा। और बच्चों मैंने आपको और क्या बताया था कि क्षैतिज दूरी को तय करने के लिए जो घटक जिम्मेदार होता है प्रारंभिक वेग का, वो होता है क्षैतिज घटक यानी कि u cos थीटा। इसीलिए बच्चों हम लोगों ने जब परास निकाला था, जब हम लोगों ने रेंज निकाला था, तो वहाँ पर पिंड के वेग को हमने u cos थीटा लिया था, तो कि क्षैतिज दूरी को निकालने के लिए क्षैतिज वेग जिम्मेदार होगा, क्षैतिज घटक जिम्मेदार होगा, जबकि ऊर्ध्वाधर दूरी यानी कि ऊंचाई निकालने के लिए पिंड का कौन सा वेग जिम्मेदार होगा बच्चों, बताइए आप, कौन सा? बिल्कुल सही बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक जिम्मेदार होगा यानी कि u sin थीटा जिम्मेदार होगा। तो हम जब भी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालें यानी कि पिंड की धरातल से, धरती से, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पिंड पहुंचा है, अगर हमें बच्चों वो निकालना है, तो उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए जो वेग जिम्मेदार होगा, जो वेग रिस्पॉन्सिबल होगा, हम उस वेग को लेंगे। तो कौन सा वेग बच्चों ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आप देखोगे u sin थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी वो पिंड को ऊपर ले जाएगा। तो बच्चों क्षैतिज दूरी को निकालने के लिए क्षैतिज घटक होगा वेग का, और ऊर्ध्वाधर दूरी यानी कि प्रक्षेप्य की ऊंचाई निकालने के लिए हमें ऊर्ध्वाधर घटक का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों? अब एक बात और बताइए, जब हम लोगों ने उड्डयन काल निकाला था बच्चों, तो हमने क्या माना था? हमने माना था कि सर इस बिंदु तक जब
पिंड पहुंचेगा, ठीक है ना, जब इस बिंदु तक पिंड पहुंचेगा तो पिंड का इस बिंदु पर जो पिंड की ऊंचाई होगी वो महत्तम होगी, मैक्सिमम होगी, उससे अधिक तो पिंड जा नहीं पाएगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब कि इस बिंदु पर बच्चों पिंड के ऊर्ध्वाधर घटक का, पिंड के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप ये लिख सकते हो अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेप के ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक का मान 0 होता है ना बच्चों, 0 होता है। यानी यहाँ पर जो हमें वेग मिलेगा वो केवल मिलेगा क्षैतिज घटक यानी कि u cos थीटा मिलेगा, जबकि यहाँ पर u sin थीटा का मान 0 होगा, है ना बच्चों। यानी एक बात बताइए बच्चों, आप पिंड का इस ऊंचाई तक पहुंचने पर, पिंड को इस ऊंचाई तक पहुंचने में दो तरह का वेग दिखा आपको, एक प्रारंभिक वेग दिखा u sin थीटा और एक अंतिम वेग दिखा 0। कौन सा वेग बच्चों, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक 0 है यहाँ पर महत्तम ऊंचाई पर। यानी बच्चों आप यहाँ पर आपको निकालना क्या है, महत्तम ऊंचाई निकालना है। तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। जनरली आपके पास गति के 3 नियम हैं। प्रथम नियम v बराबर u प्लस at है, जहाँ पर टाइम आता है, डिस्टेंस या ऊंचाई का कोई भी वहाँ पे नहीं मान है, इसका मतलब उस फॉर्मूले को तो हम नहीं यूज कर पाएंगे। अगर हम गति के द्वितीय समीकरण को देखें बच्चों तो वहाँ पर दूरी u, टाइम और त्वरण तीनों आता है, यानी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वहाँ पर टाइम भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ जाएगा, तो उसको भी हम नहीं यूज करते हैं। हम गति के तृतीय समीकरण को यूज कर लेते हैं बच्चों, जहाँ पर केवल हमारे पास प्रारंभिक और अंतिम वेग होता है, त्वरण होता है और ऊंचाई होता है ना। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम गति का तृतीय समीकरण यूज करेंगे महत्तम इस ऊंचाई को निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अगर हम गति के थर्ड समीकरण से, मैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चों इसको लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है बच्चों, जहाँ पर s क्या होता है, दूरी होता है, a क्या होता है, त्वरण होता है, और u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, और v क्या होता है बच्चों, अंतिम वेग होता है। अब बताओ बच्चों अंतिम वेग क्या है, यहाँ पर कौन सा वेग अंतिम वेग बच्चों, जो इस ऊंचाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस ऊंचाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा वेग है बच्चों, u sin थीटा, यानी कि प्रारंभिक वेग हो गया बच्चों u sin थीटा, अंतिम वेग यहाँ पर u sin थीटा का मान 0 हो गया बच्चों। अब आप सोच रहे हो सर ये 0 क्यों कह रहे हो आप बच्चों, अगर यहाँ पर अंतिम वेग 0 नहीं होता, यानी ऊर्ध्वाधर घटक वेग का अभी भी कुछ होता, अगर नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो उसकी मान होती ना बच्चों। अगर कुछ होता तो क्या पिंड यहीं तक जाता और ऊपर जाता वो, क्योंकि ये घटक क्या कर रहा है, पिंड को ऊपर ले जा रहा है बच्चों। अगर ये घटक पिंड को ऊपर ले जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चूंकि पिंड अब ऊपर नहीं जा रहा है, पिंड नीचे गिरने लगा, इसका मतलब इस बिंदु पर जो महत्तम ऊंचाई वाला बिंदु है बच्चों, वहाँ पर पिंड का ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, इसीलिए पिंड फर्दर ऊपर नहीं गया, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे अंतिम वेग इस बिंदु पर पिंड का हम मान लेते हैं 0। कौन सा वेग, ऊर्ध्वाधर घटक प्रारंभिक वेग का, इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों क्या करोगे यहाँ पर, ये तो हो गया अपना 0, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका मान क्या है, प्रारंभिक वेग u sin थीटा है ना, तो आपने क्या कर दिया, u sin थीटा का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस 2। अब बताओ बच्चों त्वरण कितना होगा, जब पिंड ऊपर जा रहा तो पृथ्वी क्या कर रहा था उसको, पिंड जब ऊपर जा रहा है तो पृथ्वी उसको नीचे खींच रहा है, यानी पृथ्वी उसके वेग में ऋणात्मक त्वरण अप्लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा है, डी एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा है। अभी ना पिंड यहाँ पर जाकर के ऊपर जाना बंद कर दिया, उसके बाद पिंड नीचे गिरने लगा, तो यहाँ पर जो त्वरण होगा उसका मान g तो होगा लेकिन -g के बराबर होगा। पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा -g। अब मान लो बच्चों, मान लो पिंड की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है, ठीक है,
तो आप इसको s की डिस्टेंस की जगह h लिख लो, जितना दूरी तय किया। कौन सी दूरी तय किया बच्चों? ऊर्ध्वाधर दूरी। अब बच्चों इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 0 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h के बराबर। ठीक है बच्चों, तो आपको तो h निकालना है, तो 2gh को आप लेफ्ट साइड में भेज दो। ये हो जाएगा आपका क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों, आपको h निकालना है ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो बच्चों ये आ गया आपका h का मान। ठीक है, समझ में आ गया इतना बच्चों आप लोगों को? किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा हमसे कि क्या दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए बच्चों मेरे को कि h का मान अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम महत्तम ऊंचाई का मान, मतलब कि ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो है, ये मैक्सिमम कब होगा, किस कोण पे? अब देखो बच्चों ध्यान रखना, अगर मान लो एक पिंड है, मैं उसको मान लो कि मैं किसी पिंड को मैक्सिमम 5 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंक सकता हूँ। पॉसिबल तो नहीं, लेकिन मान लो मैं फेंक सकता हूँ, तो वो तो मेरी मैक्सिमम क्षमता है, मैक्सिमम कैपेसिटी, जिससे मैं उस पिंड को फेंक सकता हूँ ऊपर या किसी कोण पर। ठीक है ना बच्चों, तो मान लो कि मैं उसको 5 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा हूँ, जो कि मेरा मैक्सिमम ताकत है, उससे अधिक मैं तेज नहीं फेंक सकता हूँ उसको पिंड को। हर इंसान की कैपेबिलिटी होती है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी कैपेसिटी 5 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने की है किसी पिंड को मैक्सिमम। मान लो वो यू हो गया बच्चों। जी का मान तो नियत रहेगा, याद रखना बच्चों, जी का मान अगर बदला तो प्रक्षेप का पथ कई पर्यायकार होगा ही नहीं, तो जी का मान अपन को नियत मान के चलना है, होता ही है नियत। बहुत ऊंचाई पर जाने पर जी का मान बदलता है, जो कि आप पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में। बाय द वे जी का मान नियत है, यू जो मेरा है कैपेसिटी वो फिक्स है कि मैं इतना फेंक सकता हूँ, उससे ऊपर या नहीं फेंक सकता मैं, है ना। यू भी नियत है, जी भी नियत है। बदल क्या रहा है, कोण। मैं कई पिंड को 30 डिग्री पर फेंक रहा हूँ 5 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से, कहीं मैं उसी पिंड को फेंक रहा हूँ 40 डिग्री पर 5 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से, कहीं मैं उसी पिंड को फेंक रहा हूँ 90 डिग्री पर, सीधा इतना फेंक दिया मैंने 5 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से। यानी बच्चों मैं बदल के आ रहा हूँ, हर बार कोण बदल रहा हूँ। अब बताओ बच्चों, किस कोण पे साइन का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा? आपने पढ़ा है ना, साइन 0 0 होता है, साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 हो जाता है। यानी बच्चों आप देख रहे हो कि साइन के कोण को बढ़ाते जा रहे हैं तो साइन का मान बढ़ता जा रहा है। साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1 हो जाता है मैक्सिमम। यानी साइन का मान अधिकतम थीटा जब 90 डिग्री होता है तब होता है ना बच्चों। यानी कि आप ये कह सकते हो कि साइन थीटा अधिकतम होगा कितना, अधिकतम कितना हो सकता है बच्चों, साइन थीटा का मान 1 हो सकता है। और ये अधिकतम कब होगा बच्चों, जब साइन का कोण 90 डिग्री बनाए। यानी बच्चों जब थीटा का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब हमारा जो महत्तम ऊंचाई का मान है वो महत्तम हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। यानी बच्चों एच मैक्स कब होगा, जब आपका साइन थीटा क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम हो जाए, यानी कि 1 हो जाए। तो साइन थीटा का मान कितना हो गया बच्चों, साइन थीटा का मान आपका हो गया 1, यानी ये 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन में 2g। यानी बच्चों h का महत्तम मान अपन को क्या मिल गया, u स्क्वायर अपॉन में 2g मिल गया। ये बच्चों अपन का निकल करके आ गया h का महत्तम मान। ठीक है, आइए अब बच्चों हम लोग बात करते हैं परास महत्तम कब होगा। याद है आपको बच्चों, परास का सूत्र हम लोगों ने पिछली कक्षा में निकाला था ना, उसी को हम लोग आज यूज करने वाले हैं। देखिए बच्चों, परास का मान महत्तम कब होगा। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में परास जो कि होता है O से लेकर के A तक की क्षैतिज दूरी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, परास बोलते हैं, यानी कि रेंज बोलते हैं। और बच्चों इसको हम लोगों ने कैपिटल R से लिखा था। ठीक है, अब बच्चों याद करिए, हमने परास का मान निकाला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब बताइए बच्चों, अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो अभी पीछे हम लोगों ने महत्तम ऊंचाई में लगाया, हमारा u क्या होगा, मैक्सिमम जो भी होगा फिक्स होगा, यानी u हमारा होगा नियत कांस्टेंट, g होगा हमारा नियत। अगर g बदलेगा बच्चों तो प्रक्षेप्य का पाथ ऐसा अपन को मिलेगा ही नहीं,
तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। दैट्स वाई हम जी को मानेंगे नियत, यानी कि हम पिंड को इतनी ऊंचाई तक नहीं फेंकेंगे जहाँ पर जी बदल जाए। ठीक है, यानी कि बच्चों जी कांस्टेंट हो गया, आपका नियत हो गया, यू नियत हो गया, बदलेगा क्या, साइन 2 थीटा का मान, तो क्या थीटा बदलेगा। अब बताओ बच्चों, हमको निकालना है परास का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू। रेंज अधिकतम कब होगा, तब होगा जब जो बदल रहा है वो अधिकतम हो जाए। बदल कौन रहा है बच्चों, साइन 2 थीटा का मान बदल रहा है। अब बताओ साइन 2 थीटा अधिकतम कितना होता है, ये पीछे आपने पढ़ा, इसे साइन का अधिकतम मान 1 होता है, 1 होता है ना बच्चों, यानी कि साइन 2 थीटा का अधिकतम मैक्सिमम मान, अधिकतम मान साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का अधिकतम मान होता है 1, यानी बच्चों साइन 2 थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। अब बताओ बच्चों साइन के कितने कोण पे 1 होता है मान, तो कहोगे सर साइन 90 अंश पे इसका मान 1 होता है। बच्चों जब दोनों साइड्स को आप तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कोण की जगह इस साइड में लिखा है 90 अंश, यानी 2 थीटा बराबर हो गया 90 अंश के। तो बताओ बच्चों थीटा बराबर क्या होगा, 90 अंश बटे में 2, यानी कि 45 अंश। यानी बच्चों जो हमारा रेंज होगा, जो परास होगा, ये अधिकतम कब होगा सर, जब साइन 2 थीटा का मान 1 होगा। जब साइन 2 थीटा का मान 1 होगा बच्चों, तब ये अधिकतम होगा, यानी कि हमारे अधिकतम परास का मान हो गया u²/g। और ये कब होगा बच्चों, जब कोण का मान 45 डिग्री होगा। यानी आपने क्यों, कैसे मुझे मालूम चला, देखो ना कोण आ गया 45 डिग्री, तो आप ये कह सकते हो अतः प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास अधिकतम तब होगा जब प्रक्षेप्य कोण का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर प्रक्षेप्य कोण का मान 45 डिग्री का होगा, 45 अंश का होगा, तो उस समय क्षैतिज परास का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यही हम लोग बच्चों बढ़ते हैं अपने अध्याय के अंतिम टॉपिक पे, जहाँ पर हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि दो कोणों पर थीटा और 90 - थीटा कोण पर जो क्षैतिज परास का मान होता है वो सेम होता है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम अपने इस अध्याय के अंतिम टॉपिक में ये प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि अगर प्रक्षेप्य के कोण आपस में पूरक हों तो समान प्रारंभिक वेग के लिए क्षैतिज परास का मान सेम होता है, बराबर होता है। आइए देखते हैं बच्चों, मान लेते हैं पहले बच्चों आप जानते हो कि क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है u² साइन 2 थीटा/g। ठीक है, अब बच्चों हम दो कोण लेते हैं, प्रक्षेप्य कोण, एक थीटा और एक 90 - थीटा। तभी ना बच्चों इन दोनों का सम 90 अंश आएगा, तभी ना ये आपस में पूरक कहलाएंगे। यानी दोनों कोण कैसे हैं बच्चों, पूरक कोण है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में मान लेते हैं हम, देखिए इस थीटा कोण पर परास कितना होगा वो ऊपर लिख चुके हैं। थीटा कोण पर परास का मान होगा बच्चों u² साइन 2 थीटा/g, ये हम निकाल चुके हैं पहले भी। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों कोण 90 - थीटा है, प्रक्षेप्य कोण, तब परास हम मान लेते हैं कि r' है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा u² साइन 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, कोण का मान 90 - थीटा/g हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को अंदर भेजेंगे ब्रैकेट तोड़ करके, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, यानी 2 × 90 कितना हो जाएगा बच्चों, 180 अंश -2 थीटा हो जाएगा। अब बच्चों आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई होगा कि साइन 180 अंश -थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्यों,
क्योंकि बच्चों 180 जब लिखा होता है तो साइन देता है, कॉस देता है, बदलता नहीं है वो, पहली बात। दूसरी बात 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड कोऑर्डिनेट में बच्चों साइन पॉजिटिव देता है, प्लस वैल्यू देता है, यानी कि साइन 180 माइनस 2 थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, साइन 2 थीटा होगा। वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g हो जाएगा। और ध्यान से देखो बच्चों, तो ये वही वैल्यू है जो कि थीटा कोण पर परास का मान था, यानी कि r का मान था। यानी बच्चों आपने क्या किया, आपने ये शो कर दिया कि r डैश बराबर r के है। ये साइन 2 थीटा का मान समझ में आया ना बच्चों, साइन 180 अंश माइनस 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। तो बच्चों आपने ये प्रूफ कर दिया कि क्षैतिज परास का मान बराबर होगा अगर दोनों प्रक्षेप्य कोण क्या है, आपस में पूरक है और प्रारंभिक वेग। देखो बच्चों दोनों जगह मैंने प्रारंभिक वेग को u लिया हुआ है और प्रारंभिक वेग क्या हो, प्रक्षेप्य का समान बराबर हो। तो उस केस में बच्चों क्षैतिज परास का मान क्या होता है, बराबर होता है सेम पूरक प्रक्षेप्य कोण के लिए। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि अगर दो प्रक्षेप्य, दो अलग अलग पिंड हैं, उन दोनों को हम सेम प्रारंभिक वेग से दो अलग अलग प्रक्षेप्य कोणों पर फेंकें और अगर उनके प्रक्षेप्य कोण आपस में पूरक हों तो बच्चों उस केस में क्या होगा कि क्षैतिज परास का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं डायग्राम से समझाऊं बच्चों तो आप ध्यान से देखना। अगर हम किसी पिंड को 30 अंश के कोण पर फेंकते हैं तो उसका परास मान लो ये आता है। ठीक है, अगर उसी पिंड को बच्चों हम सेम प्रारंभिक वेग से 60 अंश के कोण पर फेंक देते हैं मान लो। ठीक है, अगर उसी पिंड को बच्चों हम सेम प्रारंभिक वेग से 60 अंश के कोण पर फेंक देते हैं, यानी कि 60 अंश के कोण पर, 60 अंश लग नहीं रहा है लेकिन मान लो कि 60 अंश है बच्चों ये, तो 60 अंश के कोण पर अगर फेंकते हैं उसी पिंड को या किसी दूसरे पिंड को जो समान तरह का हो प्रारंभिक वेग u से, दोनों को, तो उन दोनों सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, आपका परास, क्षैतिज परास क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एंगल्स ले सकते हो। मान लो कि अगर आपका थीटा हो जाए 20 डिग्री या फिर कितना 70 डिग्री, तो इन दोनों पर आपका क्षैतिज परास क्या होगा बच्चों, बराबर हो जाएगा समान प्रारंभिक वेग के लिए। या फिर थीटा अगर आपका मान लो कि सपोज दैट 45 पे तो दोनों 45 होगा, कोई मतलब नहीं है। मान लो कि आपका थीटा हो गया सपोज दैट कोई भी एंगल आप ले सकते हो जो कि आपस में पूरक हों, जैसे कि मान लो 15 डिग्री आपने ले लिया, दूसरा आपको लेना पड़ेगा क्या बच्चों, 75 डिग्री। तो इन दोनों कोणों पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्षैतिज परास का मान सेम हो जाएगा अगर प्रारंभिक वेग सेम है तो बच्चों इस प्रकार से हमारा आज का ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बच्चों अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको प्रक्षेप्य गति चैप्टर में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो बच्चों, हमसे वो क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। और बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओगे, जिससे कि मुझे आगे और भी सारे टॉपिक्स के अच्छे वीडियो आपके पास तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज अब हम अपने वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, वंदे मातरम, जय हिंद।